हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने प्राचीन सभ्यताएं देख ली थी, जिसकी 6-7 वीडियो बनी है। अब हम वंश स्टार्ट करते हैं। वंश में पहला वंश पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। पहले हम इसका नाम देखते हैं। इसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश कैसे पड़ा। इससे पहले हमें भारत की भौगोलिक स्थिति देखनी पड़ेगी। ठीक है, यह है भारत का भौगोलिक स्थिति का एक पार्ट नीचे वाला। ठीक है, यहाँ है अरब सागर। ठीक है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ है हिंद महासागर। और इस साइड में है क्या, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला, तो ये हिस्सा इसका बसता है। ठीक है, जो जमीन की सीमा बनाता है ज्यादातर। तो गुर्जर प्रतिहार में पहले प्रतिहार देखते हैं कि प्रतिहार नाम इसका क्यों है। जब अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आते थे, तो वो इस रास्ते से आते थे, जो मेनली पार्ट राजस्थान का पड़ता है। ठीक है, जो मेनली पार्ट किसका पड़ता है, राजस्थान का। तो वो इस हिस्से से आएंगे। तो यहां पर था एक वंश। ठीक है, वो वंश इनके साथ युद्ध करता था, इनको हराता था और इनको वापस भेज देता था। तो ये एक पार्ट जो राजस्थान का है, ये राजस्थान का जो इंडिया का हिस्सा है उसका द्वार का काम करता है। किसका काम करता है, द्वार का। तो ये क्या हो गया, ये वंश द्वारपाल का काम करने लगे। किसका, द्वारपाल का। जब कोई आदमी जैसे राजा महाराजा के जब महल देखते थे, तो उसमें जो गेट होता था उसको द्वार बोलते थे हिंदी में, और जो वहां पे खड़ा होता था उसको द्वारपाल बोलते थे। तो ये वंश है द्वारपाल का काम करता था, तो इसलिए वंश का नाम पड़ा प्रतिहार। क्या पड़ा, प्रतिहार वंश। ठीक है, जो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो द्वारपाल ही होता है। क्या होता है, द्वारपाल। द्वारपाल कैसे, मैंने आपको बता दिया कि जब अरब आक्रमणकारी आते तो वो इस हिस्से से आते थे, तो ये पूरे भारत का एक द्वार का काम करता था। इसलिए इस हिस्से को जो वंश था वो द्वारपाल का काम करता था। तो इस वंश का नाम पड़ गया प्रतिहार वंश। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिहार। अब गुर्जर नाम कैसे पड़ा इसका। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मुख्यतः, जैसे ये राजस्थान, तो प्रतिहार वंश का जो मुख्यतः शासन था वो था मारवाड़ के अंदर। किसमें था, मारवाड़ के अंदर। ठीक है, पुराने टाइम पे प्राचीन समय में जो राजपूताना या राजस्थान का जो मारवाड़ हिस्सा था, उसका प्राचीन नाम था गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश। क्या था, गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश। तो ये गुर्जर प्रदेश के स्वामी या राजा होने के कारण इनको क्या बोला गया, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, क्या बोला गया, गुर्जर प्रतिहार।
इसलिए इसको गुज्जर बोला गया। प्रतिहार का मैंने बता दिया, ये द्वारपाल का काम करता था। और जो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो क्या होता है? द्वारपाल। क्या होता है? द्वारपाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया इसका नाम कैसे पड़ा। आगे बात करते हैं हम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गुज्जर प्रतिहार वंश की इंपॉर्टेंस क्या है। जब गुप्त काल की समाप्ति हुई, किसकी? गुप्त काल का अंत हुआ, का अंत या समाप्ति हुई, ठीक है। तो गुप्त काल क्या था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उत्तरी भारत के अंदर, ठीक है। जब इसका अंत हुआ तो यहां पर छोटे छोटे राज्य बन गए, ठीक है, छोटे छोटे राज्य बन गए। छोटे छोटे राज्य बनने के कारण यहाँ पे राजनीतिक एकता नहीं थी। राजनीतिक एकता नहीं थी, इस कारण यहां पर जब गुर्जर प्रतिहार वंश आया तो इसने क्या, ये पूरा साम्राज्य वापस से जीत लिया, ठीक है। क्या किया, ये पूरा साम्राज्य वापस से जीत लिया। तो यहां पर एक साम्राज्य हो गया, यानी राजनीतिक एकता हो गई। उत्तरी भारत को एक साथ बांध के रखा है इसने, गुर्जर प्रतिहार वंश ने, ठीक है। जो गुर्जर वंश की जानकारी है, जो गुर्जर शब्द की जानकारी है, गुर्जर शब्द की जानकारी हमें और कहां से प्राप्त होती है? बादामी के चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे, के शासक क्या नाम था उनका? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड या द्वितीय, ठीक है। इनका एक अभिलेख था, कौन सा? एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख, जिससे हमें गुर्जर शब्द की जानकारी मिलती है, ठीक है। गुर्जर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुजरात के ये राजा थे, इसलिए इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा, ठीक है। प्रतिहार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये द्वारपाल का काम करते थे। प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो द्वारपाल ही होता है। गुर्जर शब्द की जानकारी हमें कहां से मिलती है? बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन सेकंड, उसका एक अभिलेख था एहोल अभिलेख, उससे हमें गुर्जर शब्द की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका इंपोर्टेंस क्या है? जब गुप्त काल का अंत हुआ तब गुप्त काल का साम्राज्य बड़ा था जो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने क्या किया कि इसी सभी साम्राज्यों को जीतकर एक साम्राज्य बना दिया, जिससे कि जो अरब आक्रमणकारी हैं, कौन? अरब आक्रमणकारी उत्तरी भारत में नहीं आ पाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इनका जो शासन काल था, शासन काल, वो मुख्यतः 8वीं से 10वीं शताब्दी तक था। 10वीं शताब्दी, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक था मुख्यतः, ठीक है, जिसमें ये चरम सीमा पे था। इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या क्या था, इसके राज्य में क्या क्या आता था। इसके राज्य में राजपुताना का या राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा, और क्या आता था?
कन्नौज, उज्जैन तक का क्षेत्र आता था। तक का क्षेत्र आता था। इसका शासनकाल कितना था? मुख्यतः 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। इसके एक जो क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र, उसमें क्या क्या आता था? राजपूताना राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा आता था, इसके साथ में कन्नौज व उज्जैन तक का क्षेत्र आता था। कन्नौज की बातें हम डिटेल से करेंगे आगे। आठवीं व 9वीं शताब्दी, 8वीं व 9वीं शताब्दी में वाणिज्य व व्यापार, वाणिज्य व व्यापार का केंद्र उज्जैन विकसित, कन्नौज विकसित हुआ। क्या हुआ? कन्नौज विकसित हुआ। तो कन्नौज इसके राज्य क्षेत्र में नहीं आता था गुर्जर प्रतिहार के। तो क्या हुआ कि इसके त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, क्या शुरू हो गया? त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हो गया। अब त्रिपक्षीय युद्ध है तो उसमें डेफिनेटली एक पार्ट तो गुर्जर प्रतिहार होगा, जिसमें एक हिस्सा तो गुर्जर प्रतिहार, एक हिस्सा गुर्जर प्रतिहार, दूसरा हिस्सा पाल वंश जो बंगाल के थे, और तीसरा हिस्सा या तीसरा जो पार्ट था युद्ध का वो कौन थे? राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के थे। ठीक है, इनकी स्थिति क्या होगी अगर हम नक्शे में देखें? ये तो हो गया गुर्जर प्रतिहार, ये हो गया राष्ट्रकूट, और ये हो गया पाल वंश, और इन सबके बीच में क्या था? कन्नौज। कन्नौज क्या एक भाव क्षेत्र है नदी का, तो ये यहाँ पे उपजाऊ जमीन थी, इसके कारण इन तीनों वंशों में लड़ाई हुई कन्नौज को लेके। ठीक है, इन तीनों वंशों में आपस में लड़ाई हुई। ये थी इसकी बेसिक बात है कि गुर्जर प्रतिहार वंश क्या था, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसका जो काल था शासन काल वो कितना था, और इनमें मेन चीज क्या है। ठीक है, इनमें मेन चीज है कन्नौज की लड़ाई या कन्नौज का युद्ध, जो संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे हम, इसके जो शासक थे उन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। अब इनकी बात करते हैं उत्पत्ति कि ये आए कहां से या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति, जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने भी अपना मत दिया कि भाई प्रतिहार वंश कहां से आया, गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत कहां से हुई। तो इन्होंने क्या दिया? शक, पूर्ण, कुषाण व सीथियन जाति के मिश्रण से बनी यह पांचवी जाति थी। ठीक है, ये सारे विदेशी हो गए, विदेशी जाति हो गई, तो इनके मिश्रण से बना यह पांचवी जाति थी। इसका नाम क्या दिया? खजर। क्या नाम दिया? खजर जाति। ठीक है, और ये क्या थे? सभी विदेशी जाति।
विदेशी जाति। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के जनक है, उन्होंने क्या मत दिया इनकी उत्पत्ति का कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये कौन सी जाति है? खजर जाति। और ये खजर जाति बनी कैसे? शक, हूण, कुषाण और सीथियन जाति, इन चारों जाति के मिश्रण से एक पांचवी जाति की उत्पत्ति हुई जिसे खजर जाति बोला गया। और ये सारी जातियां क्या थी? विदेशी जाति। यानी इनका मत क्या था कि गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है? विदेशी है। ठीक है, शॉर्ट में क्या निकला इनका मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश कैसे है? विदेशी है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इन चारों वंश को मिला के इस पांचवी जाति का विकास हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके एक शासक है वंश के, कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज का एक अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, मिहिर भोज का कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। इसमें क्या बताया गया? इसमें इसे लक्ष्मण के वंशज भगवान श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके वंशज बताया गया। ठीक है, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में क्या बताया गया कि लक्ष्मण के वंशज है। और एक थे इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने भी क्या बताया कि ये क्या थे? लक्ष्मण के वंशज। और जो सर्वमान्य मत है इनकी उत्पत्ति का वो किसका है? चंद्रवरदाई का, जो किसमें लिखा हुआ है? पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत वो किसका है? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई का। ठीक है, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने क्या बताया पृथ्वीराज रासो में कि वशिष्ठ मुनि जब आबू पर्वत पर अग्नि यज्ञ कर रहे थे तो उस अग्नि यज्ञ में से 4 वंश की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से वंश की? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान वंश की। ठीक है, वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञकुंड, आबू अग्निकुंड, अग्निकुंड से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। वो वंश कौन कौन से हैं? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, ये है इनकी उत्पत्ति के मत। सबसे पहला मत कर्नल जेम्स टोड ने दिया, जो राजस्थान के इतिहास के जनक है। ठीक है, जिनका जन्म लिंकन इंग्लैंड में हुआ था 20 मार्च 1782 को। इन्होंने क्या किया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है? विदेशी जाति के है। विदेशी जाति में कौन सी जाति के? खजर जाति के। खजर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? शक वंश, हूण वंश, कुषाण वंश और सीथियन वंश, जो ये जातियां हैं इनके मिश्रण से 5वीं जाति बनी जिसका नाम क्या दिया? खजर जाति। और ये सारी जातियां कौन सी है? विदेशी जातियां। इसके बाद में बात करते हैं कि दूसरा मत कैसा है कि मिहिर भोज जो इसी का शासक है, इसी वंश का शासक है, इसका एक अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। इसमें इसने क्या बोला कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो लक्ष्मण के वंशज है। इसके बाद में एक इतिहासकार थे रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने क्या बोला कि ये भी लक्ष्मण के वंशज है। और जो सर्वमान्य मत है जिसको सभी मानते हैं
वो किसका है? चंद्रवरदायी का। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? इन्होंने की पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। इसमें इन्होंने क्या बताया कि वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पे एक यज्ञ कर रहे थे, तो इस यज्ञ में से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से वंश की? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान वंश की। यह है इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। एक चीज और, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है, ये उत्तरी भारत का वंश है, या फिर इनका फैलाव उत्तरी भारत में था। ठीक है, यहां तक हो गया इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत। ये हो गया इनके उत्पत्ति के सिद्धांत। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से शासक थे, उनके बात करते हैं। इनका जो पहला शासक था या जो इसका संस्थापक था वंश का, वो था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, जिसका दूसरा नाम या उपाधि क्या है? रोहिल्य द्वीप। ठीक है, ये इसका उपनाम हो गया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? सबसे पहले इसकी जानकारी जोधपुर के घटियाला शिलालेख से मिलती है। ठीक है, कहां से मिलती है? घटियाला शिलालेख से। किसकी जानकारी? हरिश्चंद्र की जानकारी। ये इस वंश के क्या थे? संस्थापक। क्या थे? संस्थापक। ठीक है, इन्होंने 2 विवाह किए। एक तो क्या? ब्राह्मण स्त्री से, और एक किया क्षत्रिय स्त्री से। जो क्षत्रिय क्षत्रिय स्त्री थी, इसका नाम था भद्रावती। इसका नाम कहीं पे मिलता नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण जो स्त्री है इसका नाम नहीं मिलता, क्षत्रिय स्त्री का मिलता है जिसका नाम था भद्रावती। इसके 4 पुत्र हुए। इसके 4 पुत्र हुए। कौन कौन से? रज्जिल, दह, कदप और चौथा भोगवत। ठीक है, हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। दूसरी बात, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? जोधपुर के घटियाला शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। इनका विवाह 2 स्त्रियों से हुआ है, एक ब्राह्मण स्त्री से, एक क्षत्रिय स्त्री से। जो क्षत्रिय स्त्री थी उसका नाम था भद्रावती। भद्रावती के 4 पुत्र हुए, रज्जिल, दय, कदक और भोगभट। ठीक है, इन्होंने और क्या किया? हरिश्चंद्र ने मुंडोर की स्थापना की, या मंडोर की स्थापना की। मंडोर की स्थापना की। ठीक है, और इनको गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इनको गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष कहा जाता है। हरिश्चंद्र ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इनकी जानकारी कहां से मिलती है? जोधपुर घटियाला शिलालेख से मिलती है। इन्होंने क्या? इन्होंने मंडोर की स्थापना की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के मूल पुरुष या आदि पुरुष कहलाते हैं।
इनका विवाह दो स्त्री से हुआ, ब्राह्मण स्त्री से और क्षत्रिय स्त्री से। क्षत्रिय स्त्री का नाम भद्रावती था, जिनके 4 पुत्र हुए, रज्जिल, दय, कदक और भोगपट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं रज्जिल की। रज्जिल, हरिश्चंद्र के बाद कौन शासन करने आया? रज्जिल। इसने सबसे पहले क्या किया? इसने मंदौर को अपनी राजधानी बनाई। मंदौर को राजधानी बनाई, इसने सबसे पहले काम किया। इसके बाद इसने क्या किया? इसको नरहरि नामक ब्राह्मण, नरहरि नामक ब्राह्मण ने राजा की उपाधि दी। ने राजा की उपाधि दी। ठीक है। इनका तीसरा काम, इन्होंने राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया। रज्जिल किसके पुत्र हैं? हरिश्चंद्र के। इन्होंने क्या किया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद में नरहरि नामक एक ब्राह्मण थे, जिसने इनको क्या दिया? राजा की उपाधि दी। इसके बाद में इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगले शासक की बात करते हैं। नरभट्ट। इनके बारे में एक ही चीज है नरभट्ट के बारे में, क्या? कि जो चीनी यात्री थे, कौन से? हेवेन सांग। ठीक है, हेवेन सांग। उन्होंने क्या किया कि इनको एक नाम दिया, क्या? पेलोपेली। क्या नाम दिया? पेलोपेली। इनके लिए नाम दिया। किसमें दिया? अपने ग्रंथ सीयूकी में। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? सीयूकी। इन्होंने क्या नाम दिया? पेलोपेली। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिशाली। ठीक है। नरभट्ट रज्जिल के बाद में आए। यहाँ पे एक चीनी यात्री आए, हेनसांग, जिन्होंने क्या किया? सीयू की ग्रंथ लिखा। उसमें क्या है? इनको नाम दिया पेलोपेली। पेलोपेली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे हैं इंपोर्टेंट। ठीक है, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। इससे पहले एक चीज छूट गई थी कि जो मोहनत नैन्सी है, मोहनत नैन्सी, उन्होंने क्या है कि गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखा बताई हैं? 26 शाखा। किसकी? गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं बताई हैं। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मोहनत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं हैं? तो कितनी शाखाएं? 26 शाखा। इनमें से दो इंपोर्टेंट शाखाएं, एक तो हो गई मंडोर, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, दूसरी है भीनमाल। भीनमाल सभ्यता कहां पर है? मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। भीनमाल सभ्यता है जालौर में।
तो ये शाखा कहाँ की है? जालोर की। जालोर की दूसरी सभ्यता कौन सी है इंपॉर्टेंट? एलाना सभ्यता। कौन सी? एलाना सभ्यता। और जोधपुर मांडव्यपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मंडोर। ठीक है। तो मूर्णत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं हैं? 26 शाखाएं। इनमें से दो इंपोर्टेंट है, कौन कौन सी? मंडोर और भीनमाल। मंडोर शाखा कहाँ की है? जोधपुर की। और भीनमाल कहाँ की है? जालौर की। तो आज हमने गुर्जर प्रतिहार वंश का बेसिक देख लिया। ठीक है। अब जो इंपोर्टेंट शासक है, जो मुख्य प्रमुख शासक है, उनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।